नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली बजट पेश कर दिया है हमारी निर्मला सीतारमण ने। पहली भारत की ऐसी महिला मंत्री रही हैं जिन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। बजट पेश करने वाली पहली ऐसी महिला मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण। और शायद इसी वजह से उनको इतना कॉन्फिडेंस था और इन्होंने इतनी सफाई से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बजट पेश किया। चरमरा रही थी अर्थव्यवस्था, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। कैसा रहा बजट, क्या उन्होंने प्लस दिया, क्या उन्होंने नेगेटिव दिया, क्या ऐसी चीजें रही जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, और क्या चीज ऐसी हुई जिसकी वजह से शेयर बाजार को, इकोनॉमी को अचानक से बूस्ट मिल गया। हालांकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे जिन्होंने का कहना था कि भाई अगर बजट इतना ही अच्छा है तो शेयर बाजार क्यों गिरा। तो शेयर बाजार को गिरने का कारण बेसिकली गिरा भी नहीं है, यूं भी नहीं कह सकते गिरा है। तो शेयर बाजार के वहीं पे खड़े रहने का मुख्य कारण था बजट था शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन एफआईआई और डीआईआई छुट्टी पर रहते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स वो ट्रेडिंग नहीं करते, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, छोटे मोटे स्पाइक्स आए। असली इंपैक्ट हम देखने वाले हैं मंडे को। तो आइए पूरी बजट की कहानी समझते हैं। और बजट का जो हाईलाइट रहा है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आइए इस चीज के बारे में जान लेते हैं, क्या सच में इतना ही सिंपल है या इसके पीछे कोई गणित लगा हुआ है, कोई मैथमेटिक्स लगा हुआ है, कोई कैलकुलेशन लगी हुई है। वो सारी चीजें जानेंगे आज इस बजट का वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि बजट के अंदर होता है, स्टार्ट करते हैं हम कैपेक्स से और फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं एक छोटा सा समझा देता हूं आपको। हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, ये तो आपको पता होगा। एक्सपोर्ट हमारे देश से कम होता है, यानी हमारे देश के प्रोडक्ट्स दूसरे देश में कम जाते हैं और उसके मुकाबले हम दूसरे देशों से माल बहुत ज्यादा खरीदते हैं। अगर हमारे पास हमने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा और उसके बदले में हमने 150 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो फिस्कल डेफिसिट 50 रुपए का हुआ, यानी कि हमारे लिए नेगेटिव रहा। और अगर यही हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, उल्टा कर देते हैं इसे, एक्सपोर्ट हमने 150 रुपए का किया और इंपोर्ट हमने 100 रुपए का किया, तो हमारे लिए वो सरप्लस हो जाएगा। 50 रुपए हमारे लिए एडवांस हो जाएंगे। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होता है। फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.4% ऑफ जीडीपी है, काफी ज्यादा है। जबकि फिस्कल डेफिसिट को बीजेपी सरकार ने एक नियम के तहत बताने की कोशिश की थी कि इसे 3% से नीचे नीचे रखना है। हालांकि अभी तक तो देखने को मिला नहीं है। एक बार तो एक समय तो ऐसा भी था कि 9% तक फिस्कल डेफिसिट चला गया था। ओवरऑल हम काफी क्लोज आ रहे हैं 3% के। 3% से नीचे रखने की कोशिश की गई है। कैपेक्स की बात कर लेते हैं। कैपेक्स है 11.21 लाख करोड़, जो कि 3.1% ऑफ जीडीपी होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी बजट जो है वो पार्ट में दिया गया है। पार्ट्स मींस एक पार्ट हमारा कृषि से रिलेटेड है, एक पार्ट हमारा एमएसएमई से रिलेटेड है, एक पार्ट हमारा लोगों के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें, यानी लोगों को किस तरह से रिलीफ दें, किस तरह से उन्हें एडिशनल फीचर्स दें। लाइक पेंशन, अगर आपको पेंशन आती है तो किस तरह से हमारे पास टोटल कितनी पेंशन जाएगी। और अगर फूड की बात करें तो जैसे कि अभी तक आपको पता होगा कि केंद्रीय सरकार हर किसी को राशन का एक बजट बना के रखती है कि भाई हम इतने लाख करोड़ का बजट हमारा है और राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों को पालन पोषण में थोड़ी राहत मिले। तो इसी तरह से पार्ट बनाए गए हैं। और सबसे पहले कृषि प्रधान देश है हमारा, आप सभी को पता है कि कृषि प्रधान देश है, तो बजट में बहुत खास ध्यान दिया गया है। हमारा मखाना, बिहार के अंदर से मखाना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है अभी तक। मखाना पूरे वर्ल्ड में
सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है हमारे, हम यानी एक्सपोर्टर हैं, वर्ल्ड इंपोर्टर है, हम एक्सपोर्टर हैं। हमारे देश से प्रोड्यूस होकर मखाना दूसरे देश की मार्केट्स में जाता है और वहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। तो बिहार के लिए मखाना बोर्ड स्टेबलाइज किया गया है और उसके अलावा बिहार को बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं, बिहार को पोर्ट दिया गया है, बिहार को अदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स चाहिए थी वो दी गई है। और क्यों दी गई है उसका भी मैं एक लॉजिक बता देता हूँ, हालांकि उसका लॉजिक हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने नहीं दिया था, बट मेरी समझ जो कहती है वो ये है। दिल्ली देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, या हरियाणा देख लीजिए, या फिर ऐसी कोई भी सिटी देख लीजिए जो डेवलप हो, यानी कि मेट्रो सिटीज में आती हो, तो आपको पता चलेगा कि बिहार के लोग अपने घर को छोड़कर उस सिटी में बस जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां से अर्निंग करते हैं और अर्निंग करके बिहार में पैसा देते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद सरकार ने ये सोचा है कि क्यों ना बिहार के लोगों को निकलने का ऑप्शन ही ना मिले, हम वहीं पे ऐसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, वहीं पे रोजगार पैदा कर देते हैं। बेसिकली रोजगार की वजह से ये लोग बाहर जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, ये मेरा सिर्फ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर यही रखा गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने घर को, हम अपने होम टाउन को छोड़ के जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो बिहार को बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वन बाय वन जानेंगे क्या क्या दिया गया है। इसके अलावा आसाम को दिया गया है यूरिया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर में यूरिया प्लांट बनाया जा रहा है और जो कि आसाम के अंदर रहेगा। यूरिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एक केमिकल है जो कि एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों प्लांट बनने वाला है असम के अंदर। उसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है कि बहुत जो एमएसएमईज हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उन्हों को, एमएसएमई को मैं आपको बता दूं कि 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। और इसको एक आंकड़ा उन्होंने बताया था कि 10,000 क्रेडिट कार्ड लगभग पहले साल में सरकार ने दे दिए थे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो यानी कि कोशिश तो कर रही है, देखो सच सच बताऊं तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और स्टार्टअप को स्पेशली उन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकी से स्टार्टअप के बारे में बात किया, और स्टार्टअप इज़ अ बेस्ट पॉइंट मेरे को पूरे बजट के अंदर अगर मेरे से पूछा जाए तो स्टार्टअप को जो सपोर्ट किया है वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा कि सरकार एटलीस्ट स्टार्टअप, एमएसएमई, माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हों को जो सपोर्ट कर रही है, मैं आई एम रियली हैप्पी। और स्पेशली जो फोकस दिया गया है इस वाले बजट में, उन्होंने बजट में फिशिंग के लिए स्पेशली फोकस दिया गया है। अंडमान निकोबार जैसे जो आइसलैंड है, बहुत छोटे से आइसलैंड है, उन्हों के बारे में कई बार बहुत चीजें नहीं बताई जाती, बहुत सारी स्कीम्स वहां पे नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें भी फोकस दिया गया है। इस बार आइसलैंड और लक्षद्वीप को भी कवर किया गया है। लक्षद्वीप में आपको पता होगा लक्षद्वीप की काफ़ी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डेवलप हो गई है, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस बार। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं इस बार। ऐसा नहीं है कि बजट सिर्फ बजट कहने के नाम पे पेश किया गया हो, बहुत सारे एलोकेशंस हुई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग फंड्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट अभी तक 3 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड, किसान को जो क्रेडिट कार्ड मिलता है केसीसी क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट अब 5 लाख रुपए तक हो जाएगी। उससे वो सीड्स ले सकता है या एग्रीकल्चर में जो भी फसल उगाने में सपोर्टिंग चीजें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी वो सपोर्ट कर सकेगा। इसके अलावा उन्होंने इनकम टैक्स, जो जिसके लिए आप इतनी बड़ी वीडियो देख रहे हैं अब मैं आपको बता देता हूँ इनकम टैक्स के अंदर कुछ उन्होंने कैलकुलेशंस की है। अभी तक तो आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक का हमारे देश के अंदर 2 रिजिम है, ये आपको पता है, एक ओल्ड रिजिम है, एक न्यू रिजिम है। ओल्ड रिजिम में कोई भी चेंज नहीं किया है, ओल्ड रिजिम वैसा का वैसा ही है, आज भी वैसा ही है।
और अब जो आने वाला समय है उसके अंदर भी कोई रिजिम में चेंज नहीं किया गया है। सारे के सारे अपडेट्स जो आए हैं वो न्यू रिजिम में आए हैं। न्यू रिजिम में अब तक 7 लाख रुपए की थी, इससे पहले 5 लाख रुपए दी, उससे पहले 2.5 लाख रुपए दी, उससे पहले 2 लाख रुपए दी, और 2005 की बात करूं तो वहां 1 लाख रुपए थी मात्र। देखा जाए तो 1 लाख से 12 लाख रुपए की लिमिट हो गई। चलिए मैं बता देता हूं कि इसके अंदर हुआ क्या है। 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह की है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, न्यू रिजिम की बात कर रहा हूँ, ओल्ड रिजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू रिजिम में 4 लाख रुपए है तो दोनों के दोनों रिजिम के अंदर आपकी कोई भी टैक्सेशन लायबिलिटी नहीं बनती। 4 लाख से 8 लाख के लिए 5 लाख रुपए की 5% की आपकी जो लायबिलिटी है वो क्रिएट होगी, और 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के लिए 10% की लायबिलिटी क्रिएट होगी। 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए आपको 15% की लायबिलिटी है। 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से अबव 30%। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। बेसिकली जो 4 से 8 और 8 से 12 लाख रुपए की जो स्लैब मैंने बताया 5% 10%, उसमें आपको मिल जाएगी रिबेट। जैसा कि अभी तक रिबेट आपको मिलता रहता है उसी तरह से रिबेट आपको मिल जाएगी। तो यानी कि मोटा मोटा कहा जाए अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपकी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। बट सच ये है कि अब आने वाले समय में क्या है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। इम्पैक्ट पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा जाता है लोग ऐसे खर्चे पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये बजट? अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ चीज मिसिंग हो गई है वो भी लिखिएगा, और क्या चीज बहुत अच्छी लगी उसके बारे में बताइएगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे, सारा कवर नहीं किया है क्योंकि सारा बहुत सारी चीजों में अलग अलग जो एलोकेशंस हैं वो हुई हैं। तो दोस्तों मेरे को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, लेके आऊंगा नई कुछ ताजा खबरें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।